नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। शादी से पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमृतसर में अरदास भी लगाई। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमृतसर की, जहां शादी करने से पहले राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा जो हैं वो अमृतसर पहुंचे और स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में एक भव्य समारोह में इन दोनों लोगों ने सगाई की थी। राजनीतिक क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियां भी इनकी सगाई में पहुंची थी। वहीं परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा जोनस भी इस सगाई में पहुंची थी, लेकिन अपनी बेटी और पति निक जोनस के बिना ही। कथित तौर पर परिणीति और राघव इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। हाल ही में उन्होंने उदयपुर से वापसी की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें देखा गया है, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि वे शादी के स्पॉट्स की तलाश में गए थे। अब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उन्होंने मत्था टेका है। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूलगंज से है, जहां दिल बहार चौक पर स्थित किराना दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए नकदी समेत सामान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय पर स्थित गंज क्षेत्र में प्रेमी किराना स्टोर पर बीती रात चोरों ने दुकान पर धावा बोला। दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और काउंटर पर रखे नकदी और दुकान के सामान चुरा ले गए। दुकान संचालक ने गंज थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की है। इसके बाद पुलिस घटना पर स्थल पर पहुंची और बारीकी से छानबीन की। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक चोर नजर आ रहा है, जिसकी फुटेज पुलिस ने जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोर की तलाश कर रही है। चोरी कैमरे में जो चोर दिख रहा है, एक व्यक्ति का घुसना दिख रहा है, जिसमें 1:30 पे उसने पहले लकड़ी से कैमरा बैंड किया है। उसके बाद अंदर घुसा है। अंदर घुस के उसने सबसे पहले डीवीआर की वायरें निकाली है और उसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया है। प्राथमिक दृष्टि से पहली तो ये दिख रहा है कि चोरी बड़ी है, इसकी अनुमानित लगभग लाखों में जाएगी। कुछ कैश था गले में एक दिन बैंक होने के बाद, उसकी अभी गिनती हो नहीं पाएगी। अभी तो प्रक्रिया चल रही थी पुलिस की। अब स्टॉक मैच होने के बाद ही सही राशि हम बता पाएंगे, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि चोरी बड़ी है और इसकी अनुमानित राशि लाखों में जाएगी। सूचना मिली कि दरमियानी रात यहाँ पर जो है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई। दुकान को जो है पूरा घटना स्थल को एक बार हमने तस्दीक किया अभी, तो एक व्यक्ति इसमें दिखाई दे रहा है अपने को फुटेज में, और दुकान से जो है सिगरेट के डिब्बे, ये इसमें जो है चोरी होने की अपने को अभी तक जो है तस्दीक में इतनी चीज़ें मिली है। और बाकी तकनीकी सहायता और सीसीटीवी कैमरों और बाकी जो है और भी संसाधनों के माध्यम से जो है इसको अपन ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। किस उससे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया? ताले तोड़े गए? ताले तोड़कर किया उसने। ताले तोड़े। हाँ। वहीं भोपाल चौराहा पर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ते सब्जियों के दाम के विरोध में चलते राहगीरों को टमाटर के हार पहनाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि देश भर में इस वक्त महंगाई ने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। दरअसल मौजूदा वक्त बाजार में सब्जियां 80 से 100 रुपए किलो बिक रही हैं। सब्जियों की सप्लाई मार्केट में कमी होने के चलते दाम बढ़े हैं। वहीं बीते दिनों हुए बारिश से भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि महंगाई कम नहीं हुई तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करेंगे। आज युवक कांग्रेस द्वारा एवं एनएसयूआई दोनों के तत्वाधान में संयुक्त भोपाल चौराहे पर टमाटर की मालाएं बनाकर आम जन को हमारे द्वारा पिलाई गई। और हम आज की तारीख में जो टमाटर के दाम है 120 रुपये 140 रुपये किलो, जो मिठाई के बराबर सेवफल के बराबर आ गए। मतलब कि ये महंगाई कहाँ जा रही है, उसके विरोध में आज युवक कांग्रेस द्वारा
वहीं डिंडोरी जिले में 3 दिन से हो रही बारिश से निर्माण कार्यों में बरती जा रही लापरवाही की पोल खोल दी है। ताजा मामला झिलमिला ग्राम पंचायत के पोषक गांव पथरिया का है, जहां मनरेगा योजना के तहत गर्मी में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से तालाब का निर्माण कराया गया, जो पहली बरसात में ही फूट गया। ग्रामीण जमादार सिंह ने निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीण का कहना है कि गाँव पंचायत ने ठीक ढंग से तालाब का निर्माण नहीं करवाया, जिसकी वजह से पहले ही बारिश में तालाब बह गया और मजदूरी की बजाय मशीनों से काम कराया गया। क्या लगता है, काम सही नहीं हुआ है? क्या लगता है भाई? इसको हम नहीं बता सकते सही हुआ नहीं हुआ। ये फूट गया तो काम सही मजबूत पानी ऊपर से गया तो फूट गया। हाँ, अब नहर से पानी जाता तो उससे बना है रोजगार गारंटी योजना से, पुराना काम है वो, उसमें अभी काम चालू था, कटिंग वाला पूरा काम चल रहा है उसमें। वो ऊपर से ओवरफ्लो होने के कारण उसका पानी वो खोद के ज़्यादा एकदम से गिर गया तो ऊपर बह गया, मतलब ऊपर से खोद के मतलब। कितनी लागत राशि का निर्माण कार्य हो? 14 लाख के लगभग मिनिमम। अधिकारी आए थे? अधिकारी नहीं आए थे अभी तो जानकारी दी है अधिकारी को? दे दिए हैं सर। अच्छा, उसमें वो साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि लागत कितनी है और किस मद से है, तो ये साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है? साइन बोर्ड लगने वाला है वो तो निर्माण के पहले लगाया जाता है। हाँ, वो तो लगता है, मालूम है। अगली खबर देवास जिले से है, जहां पीपल नेरिया और सीहोर जिले के छिपानेर के बीच ककेड़ी नदी पर रहवासियों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और आए दिन जान जोखिम में डालकर इन रहवासियों को नदी पार करनी पड़ रही है। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2 साल पहले ही 5 करोड़ 26 लाख की राशि मंजूर की गई थी। अब ककेड़ी नदी पर पुल के निर्माण कार्य पिछले 3 महीने से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन सका है। इस मामले में जब निर्माण कंपनी के मालिक सिद्धार्थ से बात की गई तो उनका कहना है कि इस पुल का निर्माण करने का समय 1 साल है, पर सवाल यह है कि अगर राशि 2 साल पहले स्वीकृत की जा चुकी है तो पुल बनने में इतनी देर क्यों हो गई? क्यों प्रशासन किसी अनहोनी के इंतजार में है? वहीं बारिश की वजह से इन दिनों जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हाल ही में स्टेट हाईवे 11 पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां जल भराव है, जिससे पूरा स्टेट हाईवे प्रभावित होता है। बताया जा रहा है कि समस्या दशकों से है और लोग प्रशासन सहित चुने जनप्रतिनिधियों के यहाँ हर साल इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पहल करने की मांग करते हैं, लेकिन आज तक जनता के चुने किसी जनप्रतिनिधि ने पहल नहीं की। वहीं स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता श्रीकांत से मदद की आस जताई तो लोगों की मांगों पर श्रीकांत चतुर्वेदी ने पहल की और 20 सालों की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल गया। हालांकि इस घटना के बाद राजनीतिक द्वंद्व छिड़ गया है और राजनेताओं में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन जनता का कहना है कि इस समस्या के समाधान का श्रेय अल्ट्राटेक कंपनी और बीजेपी नेता श्रीकांत को जाता है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। यूसीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले ड्राफ्ट आना चाहिए, इससे कोई अगर टिप्पणी करता है उसके पहले तो वो कतई उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि विधि आयोग पहले इसका ड्राफ्ट सभी पार्टियों को पढ़ने के लिए भेजे। बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर मामलों में पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई है। इसको लेकर अभी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने इस दौरान कहा कि नीतीश कुमार ने हर एक उस नेता को ठगा है जिसने उनको आगे बढ़ने में मदद की है। दूसरे दल की तो दूर की बात है, उन्होंने तो अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ा। स्वाभाविक है, एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करना आसान है, पर साथ मिलकर और खास तौर पर कई ऐसे राज्यों में साथ मिलकर चुनाव लड़ना जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही जिनकी राजनीति हमेशा से रही है, राज्यों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जो दल साथ में बैठे हैं उनके खिलाफ ही
उन लोगों ने अपनी राजनीति करने का काम किया है। तो ऐसे में चुनाव में जब ये लोग जाएंगे तब तक क्या ये विपक्षी एकता बरकरार रहेगी? इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? क्या उस पे सबकी सहमति बनेगी? पिछले दिनों भी जब ये लोग बिहार भी आए थे तो उस वक्त भी कुछ मतभेद कुछ दलों के बीच देखने को मिले थे। बट बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये विपक्षी एकता इस तरीके से बरकरार रह पाती है या चुनाव आते आते तक धराशायी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है, वहीं विपक्षी खेमा जो है इसपे बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। आरजेडी और जेडीयू इसका विरोध कर दिया। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? भाई देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की खूबसूरती ही यही रही है कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, हर किसी को अपनी पहचान इस देश में रहते हुए मिली है। ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जब तक इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता, ये लॉ कमीशन की पहली जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसका ड्राफ्ट तो दें। जहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग नियम कायदे कानून परंपराएं हैं। आप एक ही धर्म में देखिएगा तो कई अलग अलग क्षेत्रों में जाके परंपराएं बदलती हैं और वो उन परंपराओं को मानते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही ले लें तो आप ऊपर नॉर्थ में अलग हैं, डाउन साउथ जाते जाते तक नॉर्थ में उसके नियम कायदे कानून अलग हैं, रिश्तेदार जनरेशन्स में आप नहीं कर सकते। डाउन साउथ जाते जाते अपने अंकल के साथ आप शादी ब्याह कर सकते। तो कई ऐसे नियम कायदे कानून हैं। आप ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट की परंपराएं। और वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक भीषण सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार शनिवार रात हुए हादसे में 8 लोग बचाए गए। दुर्घटना बुल्ढाना जिले के दूसरबिंद और सिंदखेड़ राजा के बीच पिंपल खूटा शिवार में समृद्ध राजमार्ग पर हुई। हादसे में जिंदा बचे व्यक्ति के मुताबिक हादसा आधी रात करीब 1:26 पर हुआ। पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक नागपुर से औरंगाबाद रूट पर बस पहले दाहिनी ओर एक लोहे के खंभे से टकराई और फिर अनियंत्रित हो जाने वाली दोनों लेन के बीच कंक्रीट के डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना के बाद बस का टैंक फट गया, जिसकी वजह से बस में आग लग गई और 25 लोगों की मौत हो गई। कि ये जो बस है कल नागपुर से चली थी रात को, ये विदर्भ ट्रैवल्स की बस है और ये आज सुबह 1:35 पे यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंदखेड़ राजा के करीब ये एक पोल से टकराई। रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है, उसको टकराई। उसके बाद सामने एक ब्रिज है, उससे जाकर टकराई है और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया। इसके बाद डीजल स्पिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है। जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। 7-8 लोग गाड़ी से निकले हैं, किसी तरह कोशिश करके अपनी जान बचा दी, लेकिन बदकिस्मती से 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है और ये मौत एक्सीडेंट से ज्यादा जलने से मौत हो गई है, बिकॉज ऑल द बॉडीज आर चार्ज, बैडली चार्ज। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक ऐसा राज्य जहां सैकड़ों लोग मारे गए, मणिपुर जल रहा है और उस राज्य के सीएम का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। साथ ही सुप्रिया ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो मणिपुर जल रहा है वो लोगों से शांति की अपील नहीं कर सकते, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मणिपुर जल रहा है, 130 लोगों से ज्यादा की हत्या हो चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हैं, बिल्डिंगें जग के स्वाहा हो गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेगेसी इशू बताएगी। आपकी तो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। कोई और सरकार होती और नैतिकता होती तो कब तक मणिपुर की सरकार बर्खास्त कर दी गई होती। ऐसे वो कौन से कारण है जो बीरेंद्र सिंह आज भी वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? मैं ये इस मंच से पूछना चाहती हूं, कोई व्यावसायिक रिश्ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों के साथ, या कोई क्रिकेट एसोसिएशन का रिश्ता है? रिश्ता क्या है कि इनको मजबूर होना पड़ रहा है? रिश्ता क्या है कि ये सरकार को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं? रिश्ता क्या है कि ये जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं? और कहां है नैतिकता इस देश की? इस देश का एक हिस्सा जल रहा है
और प्रधानमंत्री शांति की एक अपील नहीं करते हैं, और उनके बददिमाग प्रवक्ता आके यहां पर लेगेसी इशू बतियाएंगे। शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले। आपने इस देश के मणिपुर का नहीं, हजारों जगहों का विश्वास तोड़ा है। मणिपुर का विश्वास आपने इस तरह से ध्वस्त कर दिया है कि उनका प्रशासन में और सरकार में विश्वास जताना दोबारा से जरूरी है, और वही राहुल जी करने जा रहे हैं। जब मणिपुर जल रहा है, वहीं बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर 8 जुलाई के पंचायत चुनाव के लिए SC/ST के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का आरोप लगाया है। अधिकारी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर नेतृत्व प्रशासनिक अधिकारी ने ट्वीट किया है कि मुझे आशंका है कि आगामी पंचायत चुनाव में SC/ST और OBC समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले तृणमूल उम्मीदवारों के एक बड़े वर्ग ने इन सीटों पर गलत तरीके से चुनाव लड़ने के लिए अपने दस्तावेजों में हेराफेरी की है। यहाँ उन्हें विकृत किया गया है। अधिकारियों के एक वर्ग ने सक्रिय समर्थन से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी ने अपनी राय रखी है। फर्जी सर्टिफिकेट, पूरा फर्जी सर्टिफिकेट है SC/ST OBC का। फर्जी सर्टिफिकेट निकाल के ये संरक्षित आसन में चुनाव में नाम भर दिया। किसी के नाम पे कंप्लेंट किया क्या? मैं RTI किया। फर्जी सर्टिफिकेट, पूरा फर्जी सर्टिफिकेट है SC/ST OBC का। फर्जी सर्टिफिकेट निकाल के ये संरक्षित आसन में चुनाव में नाम भर दिया। फर्जी सर्टिफिकेट। वहीं हापुड़ की जेल में बंद कैदियों के परिजनों से फोन करके कैदी के गंभीर चोट बताकर ब्लड बैंक से ब्लड खरीदने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। साइबर सेल और थाना धलौना की संयुक्त पुलिस टीम ने जेल में बंद कैदियों के परिजनों से फोन करके ब्लड बैंक से ब्लड खरीदने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2500 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। देखिए, जनपद हापुड़ की साइबर सेल द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक नायाब तरीके के 2 फ्रॉडस्टर को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम, एक का नाम मधुर सक्सेना है, एक का नाम नितिन जौहरी है। ये दोनों रहने वाले बरेली जनपद के हैं और पर मूल निवासी एक इनमें से उजानी जनपद बदायूं का है। इनके द्वारा बहुत ही इनोवेटिव तरीके से साइबर फ्रॉड किया जाता था। ये बेसिकली ऑनलाइन सर्च करते थे ई-कोर्ट्स पोर्टल पे और किसी भी रैंडम वकील का नंबर निकाल लेते थे और फिर उस वकील को, एडवोकेट को कॉल करके ये पूछते थे कि क्या आपने अभी रिसेंटली एक व्यक्ति की आपने बेल कराई है। यदि वो वकील बोल देते थे कि हाँ उन्होंने बेल कराई है, तो फिर वो कहते थे कि वो जो व्यक्ति है फला फला वो जेल में बंद है और वो जेल में आज गिर गया है सीढ़ी से, उसका सर फट गया है, उसको चोट आ गई है, उसका खून काफ़ी निकल रहा है, उसके परिजनों को हमें इन्फॉर्म करना है। तो वो उस वकील से अपने उस परिजन का नंबर ले लेते थे और फिर उन परिजनों से बात करते थे और उनको ये बोलते थे कि वो जेल से बंदी रक्षक बोल रहे हैं और उनका जो रिश्तेदार जेल में बंद है उनको इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है और आप 14-15 हज़ार रुपये एक मोबाइल नंबर वो देते थे, उसमें वो ट्रांसफ़र करा लेते थे। इस तरीके से जो जेल में बंद है कैदी, उसके रिश्तेदारों के साथ वो ये फ्रॉड किया करते थे और जब तक उनके रिश्तेदार अगले सवेरे तक या अगले दिन तक इस चीज़ की तस्दीक। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। SSP आशीष तिवारी ने घटना की जानकारी दी है। थाना मटसना के अंतर्गत जो हमारा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है उस पर एक सियाज जो मैनपुरी से, जिसके पहचान हुई है कि मैनपुरी के ड्राइवर हैं, और दूसरी तरफ में एक और दूसरी जो गाड़ी थी वो आ रही थी। ये सियाज गाड़ी में शायद जो नींद में झपकी आ गई और ये जो ड्राइवर है उनके जो डिवाइडर है उस पर इसने कुदाई गाड़ी इस तरफ में, उसकी वजह से जो दूसरी गाड़ी थी सामने आने वाली उससे उसकी टक्कर हो गई। यहाँ पर अभी जो 3 लोग हैं जो सियाज में बैठे हुए थे उनकी मौके पे ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और जो 7 लोग अन्य गाड़ी में थे उनको इमीडिएटली यहाँ पर पुलिस बल ने पहुँच के एम्बुलेंस के साथ में जिला अस्पताल पहुँचाया है, उनका इलाज किया जा रहा है। आगे यहाँ पर जो यातायात सुचारू व्यवस्था है उसको
खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जांजगीर के शक्ति जिले के सकरेली रेलवे फाटक के बीच ट्रक फंसने और उसमें आग लगने की वजह से रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 7 घंटे तक जाम रहा। दमकल वाहनों के आग बुझाने और जेसीबी वाहन से ट्रक को खाली कराए जाने के बाद रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे सामान्य रूप से संचालित हुआ। सकरेली फाटक के पास रेलवे के बिजली लाइन की चपेट में आने से तार भरे ट्रक में आग लग गई थी। घटना रात 11:30 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि विकास योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन तक के लिए जब बिहार केंद्रीय सहायता और कर्ज के पैसों को पूरी तरीके से निर्भर है, तब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह किस झूठ पर गाल बजा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि मुंगेर में ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी को किसी बाहरी प्रत्याशी की जरूरत नहीं, बल्कि बीजेपी के टिकट पर सामान्य कार्यकर्ता भी उनका अहंकार तोड़ सकता है। और जिस नल जल योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि नल जल योजना में केंद्रीय करों में बिहार को जो 1 लाख करोड़ मिलेगा इस बार, और जो अनुदान की राशि आती है, वित्त आयोग का जो पैसा आता है, वो 60% से ज्यादा खर्च होता है। तो इस गुमान में मत रहिए कि नल जल योजना केवल स्टेट फंड से बन रही है, इसमें भी भारत सरकार का बड़ा योगदान है। और जदयू के मित्रों, आपको दिखाई नहीं पड़ता, बगल में बरौनी में 8,000 करोड़ की लागत से खाद का कारखाना बनकर तैयार हो गया। नीतीश जी अगर टीम का चश्मा लगा रखे हो तो एक अलग बात है। टीम के चश्मा लगाने वाले को विकास दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता को विकास दिखाई पड़ रहा है। और ये वो नरेंद्र मोदी है जो छोटा काम करना भी जानता है और बड़ा काम करना भी जानता है। अगर नरेंद्र मोदी 11 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाना जानते हैं, तो अमेरिकी संसद को भी संबोधित करना जानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी 3 करोड़ गरीबों का घर बनाना जानते हैं, तो नया संसद भवन का उद्घाटन करना भी जानते हैं। ये है नरेंद्र मोदी। अगर 48 करोड़ गरीबों का जनधन खाता खुलवाना जानते हैं, तो राम मंदिर का निर्माण करना भी जानते हैं। मेरे मित्रों, अगर नरेंद्र मोदी महंगाई को नियंत्रित करना जानते हैं, तो 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में 5 किलो अनाज देना भी जानते हैं। कि कॉमन सिविल कोड आएगा, हमारे विरोधी घबराए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं जनता दल यू के लोगों से, राजद के लोगों से, आपको क्या परेशानी है? और मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को से पूछना चाहूंगा, अगर हिंदू लड़की की शादी की उम्र 18 साल है और मुस्लिम लड़की की 16 साल है, तो क्या लड़का लड़की की एक उम्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो यही तो कॉमन सिविल कोड है। अगर हिंदू पति एक शादी करेगा तो मुस्लिम पति 4 शादी क्यों करेगा? अगर एक पति का अगर कानून बनता है तो क्या यह गुनाह है, कोई गलत है? तो एक पति का कानून, एक पत्नी का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो कॉमन सिविल कोड है। मित्रों, तलाक का क्या समान कानून नहीं होना चाहिए? कोई 3 तलाक देकर किसी औरत को घर से निकाल देगा? क्या हिंदू मुसलमान सबों के लिए तलाक का समान कानून नहीं होना चाहिए? और तलाक के बाद क्या लड़की को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए? अगर मुसलमानों में गुजारा भत्ते का प्रावधान नहीं है, तो अगर कानून बनता है कि हिंदू हो मुसलमान हो, डाइवोर्स के बाद उसकी बेटी को, लड़की को गुजारा भत्ता मिलेगा, ये क्या कोई गुनाह है? मेरे मित्रों, गोद लेने का अधिकार हो, बच्चों की कस्टडी का अधिकार हो, संपत्ति में बराबरी का अधिकार हो, अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों के लिए अगर एक कानून बनता है, इसी में किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? और से कान खोल कर सुन लीजिए मेरे विरोधी दल के नेतागण, आज न कल इस देश में समान नागरिक संहिता आएगी, कोई ताकत उसको रोक
वहीं बीजेपी नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के दौरान बिहार को एक भी निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज क्यों नहीं मिला। बिहार में लोग शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और माफिया इसे मैनेज करते हैं। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार में 2 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक मोतिहारी और बोधगया में दिया, एक IIM गया में दिया, NIT दी, एम्स भी दिया। मंत्री रहते मैंने IT का कितना काम किया है ये लोगों से पूछ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश बाबू आपके 18 साल लंबे इस कालखंड में बिहार में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्यों नहीं आए। जिस प्रकार से आप लोग इस पानी में आए हैं, तो आपके सांसद के रूप में मैं आप सभी पटना साहिब के कार्यकर्ताओं और जनता को झुककर प्रणाम करता हूं। और नारा बहुत लग रहा है, तो आज मैं एक नारा लगाना चाहता हूं और आप सभी जोर से लगाएं, पटना साहब की जनता जिंदाबाद, पटना साहब की जनता जिंदाबाद, पटना साहब के भाजपा के कार्यकर्ता जिंदाबाद, पटना साहब के भाजपा के कार्यकर्ता जिंदाबाद। मेरे प्यारे मित्रों, बहनों, 9 साल बेमिसाल उसके आयोजन में हम आए हैं। ये 9 साल बेमिसाल क्यों है? ये नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बनाकर दिखाया। वो भारत जो सक्षम भारत, वो भारत जो साहसिक भारत, वो भारत जो आत्मविश्वास से भरा भारत, वो भारत जो गरीबों की चिंता करता है, वो भारत जो आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, और वो भारत जिसका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। ये हमने करके दिखाया। लेकिन मेरा परम सौभाग्य रहा मेरे मित्रों, आपने मुझे सांसद बनाया और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7.5 साल तक मुझे देश के कानून मंत्री, IT मंत्री, संचार मंत्री का दायित्व उनके आशीर्वाद से करना पड़ा। नरेंद्र मोदी देश को कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप समझिए, आपके जीवन में बदलाव आया है। याद करिए, 48 करोड़ बैंक अकाउंट खुले गरीबों के, पटना में भी खुले, बिहार में भी। आधार से जोड़ा गया 135 करोड़, आपके पास भी आधार है। मोबाइल से जोड़ा गया, देश में 120 करोड़ मोबाइल है, 80 करोड़ स्मार्टफोन है। और गरीबों के बैंक अकाउंट में गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, खाद्य की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट भेजने लगे। अब मालूम है 28 लाख करोड़ भेजा और 3 लाख करोड़ बचाया, जो चोरी खा जाएगा। आपको कोरोना का टीका लगाना मालूम है ना, मुफ्त लगा। उसकी जानकारी आपको कहां पर मिलती थी, याद है ना? आपके मोबाइल पर मिलती थी कि आपका पहला टीका, पहला डोज इस तारीख को यहां लगेगा। ये दोनों काम